क्लास 11। तो चलिए कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि सूबे सिंह, आखिर में हम लोग पहुँचे थे। सूबे सिंह ने उसे धकेल दिया। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसे मैंने ठीक कर लिया है। अगर आपकी किताब में भी हो तो आप भी ठीक कर लीजिएगा। सूबे सिंह ने जसदेव को धकेल दिया। जसदेव वहाँ पे गिर पड़ा। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया। तो जब तक कि वो उठता, उससे पहले ही सूबे सिंह ने उसे मार मार के अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। तो चीख रहा था वो, जसदेव उसे मार रहा था सूबे सिंह। तो इतने में मजदूर उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था और देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। तो जैसे ही मजदूर उस तरफ दौड़े, इतने में सूबे सिंह जो है वो जीप में बैठकर वहाँ से भाग गया। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से करा रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुकिया गुस्से में कांप रहा था। मानो ने अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। तो मानो को ये सब चीज़ देख करके बिल्कुल ऐसा अजीब सा डर लग गया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल ऐसे अवचेतन की अवस्था में आ गई थी कि उसे सिर्फ अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। और सुकिया जो है वो बहुत गुस्से में आ चुका था। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। मानो कभी भी किसनी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि किसनी लालची थी, परंतु मानो लालची नहीं थी। वो बहुत आदर्शवादी पत्नी थी। इज्जत की ज़िंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। वो हमेशा से इज्जत की ही ज़िंदगी और मेहनत करके ही रोटी खाना चाहती थी। उसके अंदर इसकी लालसा जो थी वो बहुत अधिक थी। वो कभी भी गलत नहीं हो सकती थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। वो पक्की ईंटों का घर चाहती थी, परंतु मेहनत करके, पैसे बचाकर, ना कि किसी के द्वारा गलत तरीके से पैसे लेकर। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता। तो सारा दिन बिल्कुल एक अनदेखे डर में और दहशत में बीता कि कहीं सूबे सिंह फिर से आकर मारपीट ना करे। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा हुआ था। सुकिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। भूरा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर तक बैठा रहता था, शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। तो ये सब चीज़ें देख करके मज़दूर वर्ग के जो लोग थे वो काफ़ी डर गए थे कि एक औरत को बुलाया गया और वो जब नहीं गई तो नहीं जाने के कारण से सूबे सिंह ने जसदेव को, जो उसका पक्ष ले रहा था, उसे मार पीट किया। गंदे और गलत शब्द बोले जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। और मारने पीटने के बाद वो शहर की तरफ भाग गया। तो लोगों में ये डर, मज़दूरों में ये डर समा गया था कि कहीं वो वापस आकर फिर से लड़े नहीं। रात हो चुकी थी। सब अपने अपने झोपड़े में चले गए थे। एक बूढ़ा जो अर्दली का काम करता था, हमेशा पेड़ के नीचे बैठा रहता था, वो भी जल्दी जाकर झोपड़ी में लेट गया। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और किसनी भी बीमार थी और उसकी झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ नहीं आ रही थी। और बूढ़ा भी अगर खांसता तो धीरे धीरे, डर के मारे ऐसा लग रहा था कि सभी डरे हुए थे। बीच बीच में हैंडपंप की खच खच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। तो जसदेव की जो झोपड़ी थी उसके ठीक सामने हैंडपंप लगा हुआ था। सभी लोग वहीं पे आते थे पानी लेने के लिए। जसदेव अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था, सुकिया उसके सामने बैठा हुआ था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। अगर किसी को चोट लग जाए तो दवाई के लिए कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। अगर कभी चोट लग जाए तो उसमें मिट्टी लगा दी जाती थी, या कपड़े को जला करके राख बना करके उसे लगा देना ही दवाई की जगह काम करता था। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया, रोटियां सेक कर सुकिया के सामने रख दी। तो सुकिया के सामने में रोटी बड़े अनमने मन से मानो ने बनाया और रख दी। सुकिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। बड़ी मतलब मन में बेइच्छा थी, मन नहीं था, फिर भी उसने एक रोटी किसी तरह से खाई थी सुकिया ने। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी और मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था वो मानो को किसनी नहीं बनने देगा। तो उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी थी। उसकी भूख मर गई थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मानो जो है वो किसनी की ज़िंदगी जिए। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी।
बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है, मानो अंदर ही अंदर गुमसुम हो गई थी और अपने आप से लड़ रही थी। बार बार उसको लग रहा था कि अब वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सूबे सिंह की गंदी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सज़ा है? वह जानती थी कि सुकिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है, भले ही भट्टा छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है, उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका पति जो है वो महेश नहीं है, वह उसकी रक्षा कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भट्टा भी छोड़ सकता है। पर भट्टा छोड़ने की बात से मानो के मन में एक ख्याल फिर से कौंधा कि मैं पक्की ईंटों का घर कैसे बनाऊंगी अगर ये भट्टे को मैंने छोड़ दिया तो। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका कि कहाँ जा रही हो? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा, अक्ल मारी गई है तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा तो सुखिया ने कहा कि जसदेव तो ब्राह्मण है और हम नीची जाति के हैं, तो वो ब्राह्मण कभी भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खा सकता, इसीलिए तुम्हारी अक्ल मारी गई है, तुम मत जाओ। उसने रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुक कर बोली, वामन नहीं, भट्टा मजदूर है, वह मारे जैसा है। तो सुखिया को मानो ने कहा कि क्या मेरे हाथ से बनी हुई रोटी में जहर लगा है? और ब्राह्मण है तो क्या वो मेरे हाथ की रोटी नहीं खा सकता? वो भी हमारी तरह एक मजदूर है और मजदूर की तरह काम करता है। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाज़ा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है, मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। तो मानो झोपड़ी के अंदर गई तो जसदेव का हाल समाचार पूछी, परंतु जसदेव कुछ कह नहीं सका, दर्द के मारे करा रहा था। तो इतने में फिर मानो जो है वो सूबे सिंह को कोसने लगी और कहने लगी कि वो इस तरह से मरेगा, उस तरह से मरेगा। जसदेव कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप से उसे देख रहा था, लेटा हुआ था। ये ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। फिर वो कहती है कि रोटी खा लो, तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत है, रोटी खाओगे तो ताकत आएगी। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था, उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ब्राह्मण था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वह कुछ भी नहीं बन पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था, तो उसका मन हिचक रहा था। भूख लगी थी लेकिन फिर भी नहीं खाना चाहता था। शरीर बिल्कुल दर्द कर रहा था और वो मन में सोचने लगा कि मैं घर से बाहर निकले ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैं कुछ भी कर नहीं पाया, 2 पैसे जमा नहीं कर पाया और उस पर से ये मारपीट हो गई। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या और कोई बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यूँ बात है तो मैं जोर न डालूंगी, थारी मर्जी, औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नहीं उतरता। तो फिर मानो ने सवाल किया कि तुम रोटी नहीं खाना चाहते हो, तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम रोटी नहीं खा सकते हमारे हाथ की। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। वैसे मैं एक औरत हूँ और अगर सामने कोई भूखा हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं भी रोटी नहीं खा पाऊँगी। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पिटे, फिर यह बामन मारे बीच कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी, उसका गला रुंध गया। फिर उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए मार खाई, चोट लगी तुम्हें, फिर ये ब्राह्मण कहाँ से हमारे बीच मतलब आ गया है? तो अगर ऐसी मन में तुम्हारी इच्छा है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम नहीं खाना चाहते, तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। लेकिन उसका मन थोड़ा सा रुआ सा हो रहा था, थोड़ी नाराज़ सी हो रही थी। जात पात का भेदभाव क्यों करना? रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था कि उसे रोक लेने के लिए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। तो जसदेव ने उसे रोकना नहीं चाहा क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो रोटी नहीं खा सकता था उसके हाथ की। तो चुपचाप से मानो उठी और फिर चली गई। ऐसा लगा मानो को कि हमारे बीच जो सूत्र था, जो एक रिश्ता सा बना हुआ था, एक अच्छी दोस्ती का जो रिश्ता बना हुआ था जसदेव, मानो और सुकिया में, वो अचानक टूट कर बिखर गया।
अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी, मानो बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। तो मानो को अच्छा नहीं लगा कि जसदेव ने खाना नहीं खाया। वो उसकी चिंता करने लगी और मन में यही सोचने लगी कि जसदेव हमारी ताकत है, हमारा साथ दे रहा है, वो सूबे सिंह से लड़ने में मदद हो जाएगी। और यही सब सोच रही थी। वह कुछ खाना वाना नहीं खाई और चुपचाप से लेट गई। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। अब आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।